नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 26 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स भाग 1 पर हम गहराई से बात करेंगे। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए तैयार की गई है। और हाँ, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी। अगर आपको रोजाना करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे जरूर फॉलो करें। आज हमारे पास कई महत्वपूर्ण विषय हैं। हम राष्ट्रीय दिवसों से लेकर पर्यावरण और जैव विविधता, सरकारी योजनाओं, विज्ञान और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय भूगोल तक की बात करेंगे। और जैसा कि हमारे कुछ नियमित श्रोता जानते होंगे, कुछ विषय हमने पहले भी छुए हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। चलिए, तो फिर इन विषयों पर विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। हाल ही में 25 जनवरी को मनाया गया। प्रधानमंत्री ने भी इस अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी। जी, और इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर। तो इसका उद्देश्य सिर्फ मतदान को याद करना तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र का एक उत्सव है। इसका असली लक्ष्य है युवा भागीदारी को प्रोत्साहित करना। मतलब नए वोटर्स को जोड़ना। हाँ, नए मतदाताओं, खासकर युवाओं का रजिस्ट्रेशन बढ़ाना और उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों की अहमियत समझाना। और 2026 के लिए इसकी थीम भी है माई इंडिया माई वोट, और टैगलाइन है सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। जी, ये दिन राष्ट्रीय स्तर से लेकर मतदान केंद्र के स्तर तक मनाया जाता है। चलिए, अब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया। हाँ, और ये वाकई एक अनूठा संग्रह है। इसमें भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं की पांडुलिपियां और किताबें हैं। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। मतलब लगभग सभी। तो इसका उद्देश्य क्या है? बस एक कलेक्शन बनाना? नहीं, इसका उद्देश्य है नागरिकों के बीच भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसमें महाकाव्य, दर्शन, इतिहास, विज्ञान, मतलब हर विषय पर लगभग 2300 पुस्तकें हैं। ये ज्ञान भारतम मिशन का भी समर्थन करता है ना? बिल्कुल, ये उसी मिशन का एक हिस्सा है जो संस्कृति मंत्रालय के तहत भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। चलिए, अब पर्यावरण से जुड़ी एक खास खबर पर आते हैं। पहली बार तमिलनाडु वन विभाग ने थूथुकुडी जिले के थेरी जंगलों में एक दुर्लभ स्तनपायी प्रजाति मद्रास हेजहॉग पर एक अध्ययन शुरू किया है। जी, इसे स्थानीय रूप से मुल्लेली के नाम से जाना जाता है। ये एक छोटा निशाचर जीव है, मतलब रात में एक्टिव होता है। इसकी पीठ पर नुकीले कांटे होते हैं और पेट पर मुलायम सफेद फर। खतरे के समय यह खुद को एक गेंद में बदल लेता है। अगर हम इसके बड़े परिप्रेक्ष्य को देखें तो ये प्रजाति सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत में ही मिलती है। हाँ, मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में। ये शुष्क झाड़ीदार भूमि और कांटेदार जंगलों में रहता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि IUCN की सूची में तो ये लीस्ट कंसर्न श्रेणी में है। तो फिर इस पर इतना खास ध्यान क्यों? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। लीस्ट कंसर्न होने के बावजूद इसकी आबादी में गिरावट आई है। इसके मांस और कांटों के औषधीय गुणों से जुड़ी कुछ भ्रामक मान्यताएं हैं। ओह, तो इसका शिकार होता है? जी, और इसी वजह से इसकी आबादी घट रही है। ये जानना भी जरूरी है कि दुनिया में हेजहॉग की 17 प्रजातियों में से 3 भारत में पाई जाती हैं। इंडियन लॉन्ग ईयर्ड हेजहॉग, इंडियन हेजहॉग और ये मद्रास हेजहॉग। अब पूर्वोत्तर भारत की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने 80 करोड़ रुपए की अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम की आधारशिला रखी है। हाँ, अगरवुड, इसे ऊद या गहरू भी कहा जाता है। और ये दुनिया की सबसे मूल्यवान धूप मानी जाती है। बिल्कुल, ये एक पेड़ एक्लेरिया मलेक्सिनेसिस से मिलती है। पर यहाँ एक बहुत फैसिनेटिंग बात है। वो क्या? ये कीमती रेजिन पेड़ द्वारा एक रक्षा तंत्र के रूप में उत्पन्न होता है। मतलब जब पेड़ एक विशेष प्रकार की फफूंद फेओ एक्रेमोनियम स्पीशीज से संक्रमित होता है, तब वो अपने बचाव में रेजिन बनाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से पेड़ की बीमारी का नतीजा है? एक तरह से हाँ। भारत में यह मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, त्रिपुरा और मणिपुर में जंगली रूप से उगता है। इसका उपयोग धूप, दवाओं और इत्र में एक एसेंशियल ऑयल के रूप में किया जाता है। अब वनस्पति विज्ञान में एक नई खोज की बात।
अरुणाचल प्रदेश से हाल ही में एक नए फूल वाले पौधे की प्रजाति स्ट्रोबिलैंथिस रिटाइशी को औपचारिक रूप से दर्ज किया गया है। जी, ये प्रजाति पूर्वी कामेंग जिले के चयंगतजो में लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार जंगलों में मिली है। सड़क के किनारे मिली है जैसा मैंने पढ़ा। हाँ, और इसका नामकरण भी महत्वपूर्ण है। इसका नाम भारतीय वनस्पति टैक्सोनोमिस्ट डॉक्टर रितेश कुमार चौधरी के सम्मान में रखा गया है। तो इसका संरक्षण स्टेटस क्या है? फिलहाल अपर्याप्त डेटा के कारण इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत डेटा डेफिशिएंट के रूप में आंका गया है। मतलब अभी और जानकारी जुटानी होगी। चलिए अब एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना पर नजर डालते हैं। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी ACC-PLI स्कीम। हाँ, खबर ये है कि इस योजना के इच्छित और वास्तविक परिणामों के बीच एक बड़ा अंतर देखा गया है। तो पहले इस योजना को समझ लेते हैं। इसे अक्टूबर 2021 में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था जी, और इसका लक्ष्य था 2026 तक 50 गीगावाट घंटे की बैटरी सेल निर्माण क्षमता स्थापित करना। इसका कुल परिव्यय 18,100 करोड़ रुपए है और उद्देश्य है आयात पर निर्भरता कम करना, निजी निवेश को आकर्षित करना और इलेक्ट्रिक वाहनों मतलब EV को बढ़ावा देना। हाँ, योजना के तहत निर्माताओं को बैटरी की बिक्री पर सब्सिडी का वादा किया गया था, लेकिन कंपनियों के लिए कुछ शर्तें भी थीं, है ना? बिल्कुल, न्यूनतम 1100 करोड़ रुपए का निवेश और चरणबद्ध घरेलू मूल्यवर्धन मतलब डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लक्ष्य, जैसे 2 साल में 25% और 5 साल में 60%। और शायद इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने में दिक्कत आ रही है। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो सीधे तौर पे हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ा है, फॉरएवर केमिकल्स। हाँ, और इससे जुड़ी एक हालिया स्टडी में पाया गया कि जब निर्माताओं ने पुराने PFS यानी फॉरएवर केमिकल्स का उत्पादन बंद कर दिया, तो 2003 से 2021 तक एकत्र किए गए मानव रक्त के नमूनों में उनका स्तर 86% तक गिर गया। 86%? ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। तो ये फॉरएवर केमिकल्स आखिर हैं क्या? ये PFS मतलब पर और पॉलीफ्लोरो अल्काइल पदार्थ हैं, जो मानव निर्मित रसायनों का एक बड़ा समूह है। और इन्हें फॉरएवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें कार्बन फ्लोरीन का एक बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, जिसके कारण ये पर्यावरण में आसानी से नष्ट नहीं होते, हजारों साल तक रह सकते हैं। और ये मिलते कहाँ हैं? लगभग हर जगह, नॉनस्टिक बर्तनों, फूड पैकेजिंग, कॉस्मेटिक्स और आग बुझाने वाले फोम जैसी कई चीजों में। इनके स्वास्थ्य पर क्या असर होते हैं? असर गंभीर हो सकते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, लिवर की क्षति, थायराइड रोग और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर का खतरा भी इनसे जुड़ा है। तो क्या इन पर कोई वैश्विक नियमन है? हाँ, स्टॉकहोम कन्वेंशन ने कुछ PFOS जैसे PFOS और PFOA को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों यानी POPs के रूप में सूचीबद्ध किया है, लेकिन ये हजारों तरह के हैं और सब पर अभी रोक नहीं है। स्वास्थ्य से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर है। एक शोध में पाया गया है कि सामान्य आबादी की तुलना में सिजोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों की हड्डियां कमजोर होने और फ्रैक्चर होने की संभावना अधिक होती है। जी, ये एक बहुत गंभीर मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति की विचार प्रक्रियाओं, धारणाओं और सामाजिक व्यवहार में बाधा आती है। और इसके कारण क्या हैं? शोधकर्ता मानते हैं कि यह आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन से होता है। इसके लक्षणों में मतिभ्रम मतलब हेलुसिनेशंस, भ्रम मतलब डिल्यूजन्स और विचार विकार यानी थॉट डिसऑर्डर शामिल है। ये दुनिया भर में लगभग 23 मिलियन लोगों को प्रभावित करता है। हाँ, और इसका कोई इलाज नहीं है। रोगियों को आजीवन उपचार की आवश्यकता होती है, जिसमें दवा, थेरेपी और सामाजिक सहायता शामिल है। चलिए अब भौतिकी के एक दिलचस्प सिद्धांत की बात करते हैं, सोनिक बूम। जी, शोधकर्ताओं ने पृथ्वी पर वापस गिर रहे अंतरिक्ष मलबे से उत्पन्न सोनिक बूम का पता लगाने के लिए सिस्मोमीटर का इस्तेमाल किया है। तो सोनिक बूम होता क्या है? ये एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज है जो तब उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु, जैसे हवाई जहाज, ध्वनि की गति से तेज चलती है। बिल्कुल, और कुछ कारक हैं जो इसकी तीव्रता को प्रभावित करते हैं। विमान का आकार, उसकी ऊंचाई और वायुमंडलीय स्थितियां। मतलब एक बड़ा और भारी विमान अधिक शक्तिशाली सोनिक बूम पैदा करेगा। हाँ, और अधिक ऊंचाई पर इसकी तीव्रता जमीन पर कम महसूस होती है। कभी-कभी विमान के चारों ओर एक शंकु के आकार का बादल भी दिखाई देता है। जी, उसे वेपर कोन कहते हैं। वो ध्वनि नहीं बल्कि शॉक वेव के कारण दबाव में बदलाव से बना जल वाष्प का एक अस्थायी बादल होता है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा की चर्चा
जहां हाल ही में एक बड़े भूस्खलन में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। जी, जावा इंडोनेशिया का एक बहुत बड़ा द्वीप है। ये दुनिया का 13वां सबसे बड़ा द्वीप है और ग्रेटर सुंडा द्वीप समूह का हिस्सा है। इस द्वीप का भूवैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व भी काफी है। हाँ, इसका निर्माण ज्वालामुखियों से हुआ है। ये कभी शक्तिशाली हिंदू बौद्ध साम्राज्यों, फिर इस्लामी सल्तनतों और बाद में डच ईस्ट इंडीज का केंद्र था। और यहाँ एक असाधारण तथ्य ये है कि जावा दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। बिल्कुल, यहाँ लगभग 15.64 करोड़ लोग रहते हैं, जो इंडोनेशिया की कुल आबादी का 56% है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता भी इसी द्वीप पर स्थित है। तो ये थी आज की विस्तृत चर्चा, जिसमें हमने राष्ट्रीय महत्व से लेकर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं तक विभिन्न विषयों को कवर किया। इन सभी विषयों से मुख्य बात ये निकल कर आती है कि कैसे नीति जैसे ACCPLI स्कीम, विज्ञान जैसे फॉरएवर केमिकल्स और पर्यावरण जैसे मद्रास हेजहॉग, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आज की चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाती है। जिस तरह फॉरएवर केमिकल्स पर प्रतिबंध लगाने से मानव रक्त में उनकी मात्रा में कमी देखी गई, क्या उसी तरह की वैश्विक और तत्काल कार्रवाई जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान जैसे अन्य पर्यावरणीय संकटों के लिए भी संभव है? एक बहुत जरूरी सवाल है। और यदि हाँ, तो इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या वो वैज्ञानिक है, आर्थिक है या फिर राजनीतिक? इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। ऐसी और जानकारीपूर्ण चर्चाओं के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।